नमस्कार, आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं स्वयं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ इस समय दिग्गज पत्रकार हैं श्री हेमंत तिवारी जी। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के जितनी भी सरकारें, अगर हम बात करें लगभग 3 से 4 दशकों की, उनको बहुत नज़दीकी से ना कि सिर्फ कवर किया है, उनको कहीं ना कहीं उनको गाइड भी किया है एक पत्रकार होने के नाते। और आज उन्होंने हमारे चैनल को समय दिया है। सर, सबसे पहला सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लगातार मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपका क्या आकलन है सर? आप पत्रकार के साथ साथ में उत्तर प्रदेश में आप रहते भी हैं। 100 दिन में 2.0 की जो सरकार थी इस बार योगी जी की, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, पिछली सरकार जो थी उसका नतीजा सरकार को जनता जनार्दन ने दे दिया। उनको रिपीट किया, एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश का जो रिसेंट पास्ट रहा है उसमें। बाकी एक बार जब आप सत्ता संचालन कर चुके होते हैं और दोबारा आपको अवसर मिलता है तो सुनिश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में कुछ चीज़ें होती हैं, क्या चूक हुई, क्या कमियां थीं, क्या और बेहतर किया जा सकता है, और इसको वाकई ज़मीन पर अंजाम तभी दिया जा सकता है जब आप समयबद्ध लक्ष्य बना करके बहुत नियोजित तरीके से प्रयास करें। बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत से विभाग हैं, जनता से जुड़ी तमाम बेशुमार दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। तो ऐसे में अगर प्लान तरीके से साइंटिफिक एक मैकेनिज्म तैयार करके काम किया जाए तो बेहतर है। और इस दृष्टि से 100 दिन का टारगेट बना के अगर काम किया गया है तो बड़ी अच्छी बात है। और जो नतीजे हम देख रहे हैं अभी तक, जिन विभागों के अलग अलग रिजल्ट्स 100 दिन के दिए हैं विभागीय मंत्रियों ने, या समग्र दृष्टि से मुख्यमंत्री ने तरक्की की जो बात कही है, टारगेट से बेहतर परफॉर्म करने की जो बात कही है, ये अच्छी बात है। एक अच्छी बात है, एक अच्छा रास्ता दिखाती है। अभी आपने 100 दिन का टारगेट रखा है, अब 3 महीने का रखिए, अगले 6 महीने का, साल भर का। तो इससे कम से कम आप जो चालू योजनाएं हैं या डेवलपमेंट को लेकर के आपका जो पिन टारगेट है, आप तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ कम हुआ, कहाँ बेहतर हुआ, कहाँ और बेहतर कर सकते हैं। इस दृष्टि से सुनिश्चित रूप से इस तरह के प्रयोग स्वागत योग्य होते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर नतीजे देंगे। हेमंत तिवारी जी के बारे में मैं आपको बताते चलूं कि क्राइम बीट को कवर करते हुए इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। आज किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हेमंत तिवारी जी से इस देश के और इस प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय चैनल हैं वो उनको लगातार अपने प्रोग्राम्स में लेते हैं और उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। और कई बार राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता भी उनके पास आते हैं और उनसे प्रतिक्रिया और उनसे गाइडेंस लेते हैं। इसी संदर्भ में उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्राइम, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के हर कोई उंगली उठा देता था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है जो उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलता रहा है। 2007 में देख लीजिए, 2007 में मायावती को मौका मिला क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार पर सबसे अधिक सवाल अगर किसी विषय को लेकर होते थे तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के होते थे। मायावती आई, उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी कि कानून व्यवस्था के मामले में बड़ी जिद्दी और बहुत कठोर निर्णय लेने वाली है, लेकिन जो जनता की अपेक्षाएं थी उस पर खरी नहीं उतरी। 12 में उनको किनारे कर दिया। 2022 में सरकार का वापस आना और योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल कद को एक और बड़ा आकार देना, ये साबित करता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लोगों ने पसंद किया। लॉ एंड ऑर्डर के प्रति योगी आदित्यनाथ का जो खुद का नज़रिया है वो काफ़ी सख्त है। और अब तो पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में चर्चा बुलडोज़र बाबा की होती है कि बाबा का बुलडोज़र क्रिमिनल्स पर। तो होता क्या है, अपराध एक ऐसा विषय है जो कभी रुक नहीं सकता। अपराध समाज का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसी विकृति है जिसको धरती पर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ऐसा अपराध जिससे दहशत फैले, समाज में चिंता बढ़े, आदमी भयग्रस्त रहे, उसको रोकना एक बहुत बड़ा विषय होता है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था उसको रोकने में बहुत कामयाबी पाई है। और ये बुलडोजर
शब्द ने तो लग रहा है कि पूरा समीकरण और पूरे मायने ही बदल दिए हैं अपराधियों पर सरकार की कठोरता के। एक बात खास तौर से और हम देखने को हमें मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में तमाम ऐसे विभागों में प्रगतियां हो रही हैं। जो उत्तर प्रदेश को अक्सर ये बोला जाता था कि यहाँ की सड़कें बहुत बेहतर नहीं हैं, जिसको लेकर के एक्सप्रेसवेज का शुभारंभ हुआ। हालांकि वो शुभारंभ पिछली सरकार में हुआ और उसको कहीं ना कहीं एक दिशा मिलती है, उसको लगातार उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 आता है। मैं उसी संदर्भ में हेमंत जी से सर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। खासतौर से 12 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जाने वाला था प्रधानमंत्री द्वारा, वो शायद 16 तारीख को किया जा रहा है। एक्सप्रेसवेज को उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में आप क्या आधार मानते हैं और इसकी क्या भूमिका होने जा रही भविष्य में, और वर्तमान में आप इसको किस रूप में देखते हैं जो नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़े शर्म की बात होती थी जब इसको पिछड़ा प्रदेश, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, और लंबे अरसे तक यह दंश उत्तर प्रदेश और यहाँ के वासियों ने झेला है। दूसरे राज्यों के मुकाबले कई बार अपमानजनक स्थिति हो जाती थी, लेकिन अगर आप कहते हैं आज की तारीख में या महीने, 2 महीने, 4 महीने में, आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और गति का, सड़क का, राजमार्ग का तरक्की से बहुत सीधा वास्ता होता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनकी ज़बान से हर अगली बार एक वाक्य निकलता था, सत्य है, डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी। मतलब आपने आवागमन की रफ्तार दोहरी की, डबल की, तो आपकी जो आर्थिक तरक्की है वो 3 गुना बढ़ जाती है। और उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, एक एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाने के मामले में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। इस पूरे देश में जितने एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में होंगे, किसी राज्य में, इवन प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी नहीं होंगे। ये बड़ी बात है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा औद्योगिक विकास का राज्य माना जाता है, वहाँ भी नहीं है। तो इस तरह के एक्सप्रेसवेज बनना निश्चित रूप से तरक्की के नए रास्ते खोलता है। और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जो बड़े विजनरी माने जाते हैं, वे अपना कर्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रखते हैं, यानी वाराणसी से रखते हैं। तो प्रधानमंत्री इस प्रदेश का होना, मुझे लगता है इस प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा मायने अपने आप में हो जाता है। और जब केंद्र और राज्य सरकारों में एक साम्य हो, एक दल की सरकार हो, एक मिजाज की सरकार हो, तो स्वाभाविक रूप से उन्नति के जो नए आयाम हैं अपने आप खुल जाते हैं। और यही हो रहा है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से वरीयता मिल रही है, और उत्तर प्रदेश में उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के प्रति जो उत्साह है, वही बेहतर नतीजे दे रहा है। चाहे एक्सप्रेसवेज का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट्स का मामला हो, चाहे अन्य विकास में आप देखें। अब आज अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 100 दिन के रिकॉर्ड में ही प्रधानमंत्री की एक आवास योजना जो गरीबों के लिए होती है, मुझे लगता है कि जितना टारगेट यूपी में रखा गया था उससे 10% ज़्यादा इन्होंने मकान बना के दे दिए। तो ये बड़ी चीज़ है, और यही सब चीज़ें हैं जिसको जनता पसंद करती है। आप 2022 के परिणाम देख लीजिए, क्या था 2022 में। एक कॉमन मैन जो है, जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है, उसने देखा उसको छत मिल रही है, उसको सिलेंडर मिल रहा है, गैस मिल रही है, उसको सीधा बेनिफिट मिल रहा है, उसके अकाउंट में सीधे पैसे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ जनता को पसंद आती है और जनता यही चाहती भी तो है। तो जो काम बाकी सरकारों ने दशकों तक नहीं किया, अगर वह काम आप व्यवहार में लाते हैं और 90% ईमानदारी के साथ भी करते हैं, तो आप दूसरों से बहुत आगे हैं। इसीलिए तो आज उत्तर प्रदेश में क्या चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में कॉमन आदमी से बात कर लीजिए तो लोग कहते हैं कि 10 साल तक में सरकार हटने वाली नहीं है। 5 साल पहले शायद ये नहीं कहते थे। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। और 2.5 साल तक आपने देखा होगा, 2014 से 2017 तक लगातार इस तरह के सवाल उठते रहे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, शायद उसके फॉलोअप में उत्तर प्रदेश की सरकार उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। स्वयं प्रधानमंत्री वाराणसी में आज हैं,
तमाम डेवलपमेंट्स की स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। यही तो बात उठती थी 2014 से 16-17 के बीच में कि प्रधानमंत्री कुछ बढ़िया स्कीम चलाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही। बिजली की बात होती थी तो कहते थे हम प्रचुर बिजली दे रहे हैं, ये कहते थे कि हमको जो कोयला दे रहे हैं वो गीला कोयला दे रहे हैं। तो लड़ाई चलती थी। लड़ाई नहीं है। जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विकास और तरक्की की अन्य योजनाओं को लेकर के विभेद नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। खुश होइए कि आज आप लखनऊ में हैं और ज़्यादा खुश होइए कि आप उस उत्तर प्रदेश में हैं जहां दिन प्रतिदिन आप तरक्की की बात कर सकते हैं, जहां आप देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित कर सकते हैं कि आइए हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, हमारे प्रदेश के लोगों को रोज़गार मिले, इन्वेस्टमेंट का हमारा दायरा बढ़े। और वह उत्तर प्रदेश जिसके वेस्टर्न पार्ट को बहुत फर्टाइल होते हुए भी खाली इसलिए नए उद्योग नहीं मिलते थे कि वहाँ वसूली होती है, छिनैती होती है, रंगदारी मांगी जाती है, इंडस्ट्री लगाओ तो पहले गुंडा टैक्स दो। अब वो माहौल बदल गया है। तो ये थे हमारे साथ हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी तरीके से 100 दिन में आखिरकार कितने कदम सरकार चली है, प्रगति के किस दिशा में सरकार ने काम किया, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की। एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी मीडिया जो है, जिससे मैं खुद जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मीडिया को भी देश और प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही सकारात्मक सोच रखनी होगी। आजकल जो हम देखते हैं मार-धाड़ खबरों में आगे बढ़ने की कोशिश में ज़्यादातर वक्त हमारे चैनल्स का, हमारे अखबारों का इसी में गुजर जाता है, जबकि कायदे की बात है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है और आपके सामने दिख रहा है तो आपको उसको दिखाना चाहिए। जो अप्रोच आपका है, ये अप्रोच बहुत ही सकारात्मक है। इस तरह के अप्रोच से आप राष्ट्र के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन कर सकते हैं और जनता के बीच में जाकर बता सकते हैं कि वाकई हमारी सरकारें जिन अपेक्षाओं के साथ बनी हैं, आपने बनाई हैं, वो कैसा डिलीवर कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अप्रोच अच्छा है। इस अप्रोच के लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और बाकी तमाम मित्रों के लिए जो बड़े बड़े घराने मीडिया के हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनसे भी एक आग्रह है कि काम अच्छा हो रहा हो तो सुनिश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करें। काम खराब हो रहा हो तब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि सरकार के लिए आईना बन करके सारी बातें, जो तथ्य हैं, उनके सामने रखें। इससे जो खराब है वो बेहतर होगा, जो बेहतर हो रहा है ज़्यादा उत्साह के साथ अच्छा होगा। तो जैसे हमने आपसे वायदा किया था कि इस बार हम 100 दिन के उपलक्ष्य में किसी राजनीतिक व्यक्तियों से आपकी बात नहीं कराएंगे, ना हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं, उनसे हम आपसे तारुफ कराएंगे और उनसे जानेंगे आखिरकार 100 दिनों में आखिर क्या हुआ है। उसी कड़ी में आज हेमंत तिवारी जी थे। अगले भाग में हम आपके सामने एक और ऐसे ही गेस्ट को सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।